हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 48 जो आपके इतिहास के 3rd चैप्टर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय में से आई है। ये 6ठी वर्कशीट है इस चैप्टर में से। तो नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार कैसे प्रचार करते थे। जो हिटलर की पार्टी के लोग थे, अपनी विचारधारा, जो हिटलर की पार्टी थी उसकी जो विचारधारा थी वो नाजीवाद या नाज़ीवाद वाली विचारधारा थी। नाज़ी शासन ने मीडिया आप लोग जानते होंगे, टीवी, न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिका, जहाँ से हमें न्यूज़ मिलती है वो सारे साधन क्या कहलाते हैं मीडिया। तो आप सबको पता होगा जो टीवी पे जो न्यूज़ वगैरह सब, टीवी, रेडियो, जो हमें खबरें देते हैं, समाचार देने वाले जो साधन है वो मीडिया है। तो जो हिटलर की पार्टी थी, नाज़ी शासन है, जो नाज़ी शासन था वो इसका इस्तेमाल किसके लिए करता था? मीडिया का इस्तेमाल बड़ी होशियारी से करता था। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल नाज़ी शासन यानी कि जो हिटलर का शासन था वो उसका इस्तेमाल बड़ी होशियारी से करता था। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए, मतलब उनके तौर तरीके तो गलत थे, वो अपाही लोगों को मार देते थे, यहूदियों से नफ़रत करते थे, लेकिन वो अपने गलत तरीक़ों को भी इस तरीके से दिखाते थे कि दूर से देखने से वो लगता नहीं था कि वो गलत है। नए शब्द ईजाद किए थे उन्होंने, अपने गलत तौर तरीक़ों को दिखाने के लिए नए शब्दों ईजाद करे थे, मतलब उन्होंने खोजे थे, बनाए थे। अपने गलत कामों को सही दिखाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि वो सही दिखे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। जो हिटलर की पार्टी के लोग सरकार चला रहे थे, उन्होंने भी जो भी उनके अधिकारित दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे सरकार के, उसमें, लेकिन इन्होंने मारा तो बहुत लोगों को था गैस चैम्बर में डालकर, लेकिन अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कभी हत्या और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। उसकी जो पार्टी हिटलर की जो देश को चला रही थी, उसकी सरकार ने सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, जो सामूहिक हत्या करते, इकट्ठे लोगों को मार दिया जाता था गैस चैम्बर में डाल के, वो सामूहिक हत्या को क्या कहते थे? वो सामूहिक हत्या के लिए विशेष व्यवहार शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये आपको पता होनी चाहिए। सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष व्यवहार। अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में कहते थे। अंतिम समाधान किसके शब्द का इस्तेमाल किस लिए करते थे? यहूदियों के संदर्भ में। मैंने आपको बताया यहूदी लोग वहाँ पर ब्याज पर पैसा देते थे, इसलिए इनको ये सूदखोर कहते थे, इनसे नफरत करते थे नाज़ी पार्टी वाले यहूदियों से। यूथनेजिया, विकलांगों के लिए ये पता होना चाहिए। यूथनेजिया शब्द का इस्तेमाल विकलांग जो अपाहिज लोग होते हैं उनके लिए करते थे। याद रखें, सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष व्यवहार। अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में। यूथनेजिया विकलांगों के लिए। चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। चयन और संक्रमण मुक्ति, जहाँ पर वो लोगों को मारते थे उसके लिए संक्रमण मुक्ति का नाम दिया जाता था। संक्रमण मुक्ति का नाम दिया जाता था। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार। अंतिम समाधान, मतलब सामूहिक हत्याओं के लिए ही ये शब्द इस्तेमाल। सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष व्यवहार। अंतिम समाधान यहूदियों के सदस्य को, यहूदियों को ही मार देते थे। यहूदियों को इकट्ठा करके गैस चैम्बर, एक रूम बना रखा था जिसमें जहरीली गैस छोड़ देते थे, जिसमें बंदा दम घुटने से मर जाता था। तो सामूहिक हत्याएं जब यहूदियों की जाती थी, उसके लिए वो विशेष व्यवहार या अंतिम समाधान शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जबकि उनको इकट्ठा करके मारते थे वो। यूथनेजिया विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति शब्दों का प्रयोग करते थे। विकलांगों के लिए वो क्या कहते थे? यूथनेजिया भी कहते थे। चयन और संक्रमण मुक्ति, मतलब वो
विकलांग लोगों को वो संक्रमण बोलते थे। जैसे आजकल हम कहते हैं कोरोना का संक्रमण एक दूसरे से दूसरा बीमार हो गया, तो विकलांगों को ख़त्म करना वो संक्रमण ख़त्म करने जैसे शब्द इस्तेमाल करते थे। एवेक्यूएशन, एवेक्यूएशन मतलब वो कहते थे उसके लिए खाली करना का आशय था। एवेक्यूएशन मतलब खाली करना के लिए इस्तेमाल करते थे, का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। एवेक्यूएशन खाली करना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों तक ले जाना। मतलब इसका जो एवेक्यूएशन है इसका मतलब खाली करना भी है, और जो लोगों को वो मतलब ज़रूरी नहीं समझते थे वो गैस चैम्बरों तक ले जाते थे उनको। तो मतलब उन जिन्होंने विकलांगों ने बीमारों ने जो जगह घेर रखी थी उनको ले जाके मार देना, मतलब उसको एक जगह खाली करना या एवेक्यूएशन कहते थे। लोगों को गैस चैम्बरों तक ले जाके मारना ही के लिए एवेक्यूएशन कहते थे जी, खाली करना। गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था, ये भी पता होना चाहिए। गैस चैम्बर जहाँ पे लोगों को मारा जाता था तो उनको कहते थे संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहते थे। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे, मतलब गैस चैम्बर को ऐसे बनाया जाता था जैसे स्नान घर में फव्वारे वगैरह लगे होते हैं तो वैसे, लेकिन वो असली फव्वारे ना लगा के नकली फव्वारे लगाए जाते थे। गैस चैम्बर को वैसे भी इन्होंने संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा है, और गैस चैम्बर को ये स्नान घर जैसा बाथरूम जैसा बनाते थे, और जो फव्वारे लगाते थे इसमें वो नकली होते थे। नास्तिक विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारे होते हैं जो आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। अपने विचारों को, हिटलर अपनी पार्टी के विचारों को दूर दूर फैलाने के लिए तस्वीरों का, फिल्मों के थ्रू, रेडियो के थ्रू, पोस्टर, फिल्में बनाकर, रेडियो द्वारा पोस्टर बना और जो आकर्षक नारे होते हैं नारे लिख के इश्तिहार वाले पर्चे छपवा के वो अपनी नाज़ी पार्टी का खूब प्रचार करता था। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की खास छवियां बना, वो मतलब ये जो आर्यन जर्मन होते हैं उनको अच्छा समझता था, और जर्मन लोगों के जो दुश्मन थे उनकी अलग अलग छवियां बनाई जाती थी। जर्मन के दुश्मनों की अलग अलग छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, जैसे यहूदी वगैरह हैं जो मतलब ये अपने आप को जर्मन समझता था हिटलर, और जो नीली आंखों वाले जर्मन लोग, आर्यन जर्मन लोग होते हैं उनको जर्मन मानता, और उनके दुश्मनों की, इनके जो दुश्मन थे जर्मन लोगों के, उनकी खास छवियाँ बनाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। मतलब जर्मन के जो आर्यन जर्मन थे और हिटलर था वो अपने दुश्मनों की खास छवियाँ बनाता था, उनका मजाक उड़ाता था, अपमानित करते थे और शैतान के रूप में दिखाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जो लोग समाजवाद लाना चाहते थे, उदारवाद वाली नीति, मतलब ये नास्तिक विचारधारा थे, उसके अलावा जो विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उदारवादी विचारधारा के, उनको मतलब ये कमज़ोर और पथ से भटके हुए लोग मानते थे। समाजवादियों को और उदारवादियों को नास्ती लोग क्या कहते थे? कमज़ोर और पथभ्रष्ट हुए लोग। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता है। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तो कही जाता था भी, रास्ते से भटके हुए, प्लस उन्हें विदेशों का एजेंट भी कहा जाता था। नासीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। जो इसकी गंदी नीति आपको भी पता लगेगा हिटलर की, उसने लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। मतलब उनकी लोगों की ऐसी सोच नहीं थी जैसी इसकी गंदी सोच थी हिटलर की। उसने लोगों की भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछित लोग जो बीमार और अपाहिजों को वो अवांछित कहता था। अपना तो ध्यान था ही उनके ऊपर,
लोग जो आम लोग थे उनके अंदर भी गुस्सा और नफरत भरती, अवांछित लोगों के प्रति, अपाहिजों और बीमारों के प्रति जर्मनी के जो आम लोग थे उनके अंदर भी जो लोग बीमार थे, जो अवांछित जिनको ये कहता था, उनके प्रति खुद तो नफरत करता ही था, जर्मनी के लोगों की भावनाओं को भी भड़काकर अवांछितों के प्रति गुस्सा और नफरत भर दिया। नासीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया। ये तो नासीवाद हिटलर और हिटलर की पार्टी की विचारधारा थी। बहुत सारे लोग नासी शब्द आडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। बहुत सारे लोग नास्ती शब्द आडंबर और धुआंधार प्रचार का मतलब आपको भी पता है कि लोग इससे पहले शुरुआत में इसके जो ये भाषण देता था उससे प्रभावित थे हिटलर से। वे दुनिया को नासी नज़रों के देखने लगे थे। जो लोग नासी यानी कि हिटलर के या नासी विचारधारा को सुनकर इसके जो शब्द थे उस शब्द जाल में फंस गए नासियों के, और जो धुआंधार जो प्रचार करती थी नासी पार्टी और हिटलर की पार्टी के लोग उसका शिकार हो गए। मतलब उनके नासी पार्टी के विचारों का और हिटलर के विचार उनके कुछ आम लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। वे दुनिया को नासी नज़रों यानी कि हिटलर की नज़रों से देखने लगे थे। आम लोग भी अपनी भावनाओं को नासी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे थे, और इतना असर हो गया था वो शब्दों का भी नासी पार्टी के जो व्यक्ति मेंबर इस्तेमाल करते थे, जिस शब्दावली का वही शब्दावली इस्तेमाल करने लगे थे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नासीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, और जो लोगों के ऊपर नासी विचारधारा का असर हो गया था उनको लगता था कि नासीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। मतलब इतना ज़्यादा प्रचार किया था, झूठा प्रचार इसने हिटलर ने, कि कई लोगों के दिमाग ऊपर वो छा गया था झूठा प्रचार। वो बिल्कुल उनका नज़रिया भी नासी लोगों जैसा ही हो गया था, हिटलर जैसा ही। और वो जो नासी विचारधारा के लोग, पार्टी के लोग जिन शब्दों का इस्तेमाल करते थे वो लोग भी वही शब्द बोलने लगे थे, और वो उनको विश्वास था, जो नासी विचारधारा को मानने लगे थे कि नासीवादी जर्मनी देश को तरक्की की तरफ ले जाएगा, यही व्यवस्था और नासीवादी सबका कल्याण करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नासीवाद का जमकर, और कुछ जो समझदार लोग थे उन्होंने नासीवाद का जमकर विरोध किया। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नासीवाद का विरोध करने से डरते थे। मतलब कई लोगों ने जमकर विरोध किया, लेकिन लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नासीवाद का विरोध करने से डरते थे। लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मतलब कुछ लोग विरोधी होकर भी मतलब विरोधी कदम उठाने से भी डरते थे, मतभेद व्यक्त करने से और नासीवाद का विरोध करने से डरते थे। आपको भी पता, वो गैस चैम्बर में डालकर मार देता था हिटलर अगर उसका कोई विरोधी होता था। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा, वो अपने दिल की बात नहीं कहते थे। जर्मनी के लोग हिटलर से डरते हुए वो अपने दिल की बात ना कहकर आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर समझते थे। कुछ लोग तो बिल्कुल उसकी विचारधारा पर चलने लगे थे, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध करने से भी वो डर रहे थे। मतभेद व्यक्त करना और नासीवाद का विरोध करना से वो डरते थे, और वो दिल की बात ना कहकर आंख फेर कर चल देना ही कुछ लोग बेहतर समझते थे। महाध्वंस महाध्वंस इन्हीं सामूहिक कत्लेआमों को महाध्वंस भी कहा जाता था। जब ये जो लोग उसके विरोधी थे, बीमार थे या अपाहिज थे, उनको वो काम के लोग नहीं समझता था और उनको गैस चैम्बर में डालकर हिटलर मार देता था। तो जो सामूहिक कत्लेआम, जो सामूहिक लोगों को मारा जाता था, उसको महाध्वंस के नाम से भी जाना जाता था। महाध्वंस जो हॉलोकास्ट भी कहा जाता था। महाध्वंस सामूहिक कत्लेआम को महाध्वंस हॉलोकास्ट के नाम से भी कहा जाता था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों के लिए दस्तावेजों आदि में स्पष्ट देखी जा सकती है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही खेतों, कैंपों में,
नर्क जैसी जीवन भोगने वालों के लिखे दस्तावेजों, मतलब ये जो हमने स्टोरी पढ़ रहे हैं, इनको जो लोगों ने हिटलर के टाइम में दुख और ये दो नर्क जैसा जीवन जिया था, जो घेटों और कैंपों में रहते थे, उन्होंने अपने दस्तावेजों में लिखा है। नारकीय जीवन भोगने वाले के लिखे दस्तावेजों से स्पष्ट देखी जा सकती है। और जो हम इस बुक में पढ़ रहे हैं कि जर्मनी के लोगों के साथ जो गलत व्यवहार हुआ था अपाहिजों, बीमारों और ये जो यहूदी लोग हैं, इसके स्पष्ट बहुमत है, जिनके साथ ये नर्क जैसा जीवन जीते थे हिटलर के राज में। तो उन्होंने कुछ ना कुछ जो नारकीय जीवन भोगा था उसके बारे में कुछ दस्तावेज लिखे हैं, उससे हमें मिलती है इसके उदाहरण, इस बात के सच होने के सबूत हैं। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए। जिन्होंने हिटलर के टाइम में जो नरक जिया था, नरक भरी जिंदगी जी थी, उन्होंने बहुत सारों ने अपनी डायरियां भी लिखी हैं, नोटबुक भी लिखी है, दस्तावेजों के संग्रह बनाए हैं। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्त चित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। दुनिया के बहुत सारे स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्तचित्रों, गीतों, स्मारकों, संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें जो आज वहाँ पर डायरियाँ वगैरह दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में लोगों ने इनको, जो लोग जर्मनी में दुखी थे, उनकी जो डायरियाँ वगैरह है, उनको उनके लेखों, स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्ति चित्र, गीतों, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का जो भी इतिहास है उसको रखा हो गया है। और स्मृति आज भी जिंदा है। महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने इन कठिन, मतलब अगर हमने जिन लोगों ने नर्क जैसा जीवन हिटलर के राज में जिया था, उन्होंने किसी न किसी तरीके से उसको, जो ज़िंदगी उन्होंने मुश्किल भरी जी थी, उसको किसी न किसी किताब डायरी में लिख दिया है। तो वो उन डायरियों और किताबों को संभाल कर रखा हुआ है। और ये जो हमने संभाल के रखी है, ये उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने इतने मुश्किल समय में भी विरोध दिखाने का साहस किया। हिटलर बहुत गंदा था, जबकि गैस चैम्बर में डाल के मार देता था जो उसका विरोध करता था, फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत करी उसके विरुद्ध बोलने की और लिखने की। इसलिए उनके द्वारा लिखी हुई चीज़ों को संभाल कर रखना ही भी एक उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में साहस दिखाया हिटलर का विरोध करने का, या नाज़ी विचारधारा का विरोध करने का। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म उठाए, और उनके लिए चेतावनी है जो खामोशी से, मतलब जिन लोगों ने विरोध किया, उनका लिखा हुआ जो भी डायरी है, जो भी किताब है, ये उन लोगों के लिए शर्मनाक यादगार है जो लोग उस टाइम नहीं बोले, हिटलर के विरुद्ध, गलत नीतियों के विरुद्ध नहीं खड़े हुए। और उन लोगों के लिए भी शर्मनाक है जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी है जिन्होंने खामोशी से सब कुछ देखते रहे। मतलब उन लोगों द्वारा, जो लोग तकलीफ में थे, उन्होंने जिन्होंने विरोध किया और उन्होंने डायरियाँ या किसी किताब में लिख दिया, उनको डायरियों और जो साहित्य को लोगों संभाल कर रखा गया है, ये उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि है जो मुश्किल समय में भी गलत इंसान का विरोध करते रहे। और ये डायरियाँ उन लोगों के लिए भी शर्मनाक यादगार हैं जो लोग जिन लोगों ने जुल्म ढाए थे, और उनके लिए चेतावनी है जो उस मुश्किल समय में जिन्होंने सब कुछ खामोशी से जो देखते रहे, जिन्होंने उसकी हिटलर की नीतियों का विरोध नहीं किया। हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया,
उन्होंने टेलीविजन मीडिया के द्वारा प्रचार करके मतलब प्रचार करके और जो वो गलत कार्य करता था उनको आकर्षक शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करके आप उसको जर्मनी में नासी विश्व दृष्टिकोण को आकर्षक बनाया। अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया उसने, जैसे कि सामूहिक कत्लेआम को उन्होंने महाध्वंस कहा। तो गलत गलत कामों को उन्होंने आकर्षक शब्दों के रूप में व्यक्त करके नास्तिक विश्व दृष्टिकोण को आकर्षक बनाया। महाध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था? महाध्वंस नाजियों के लिए, जो नासी लोग थे वो तो महाध्वंस करते थे, मतलब बहुत सारे यहूदियों को इकट्ठा करके गैस चैम्बर में डाल के मारते थे। लेकिन यहूदियों के लिए तो ये बहुत बड़ी विपदा था जिसमें यहूदियों को मारा जाता था। इसलिए भिन्न है कि ये महाध्वंस का अर्थ नाजी उन लोगों को मार देते थे जो आर्यन जर्मन नहीं होते थे या अपाहिज बीमार होते थे। लेकिन यहूदियों के लिए ये बहुत बड़ी मतलब जिंदगी खत्म करने वाली घटना थी महाध्वंस, क्योंकि यहूदियों को जो नाज़ी लोग थे वो नफरत करते हैं और यहूदियों के लिए ही महाध्वंस किया जाए, यहूदियों को खत्म करने के लिए ही महाध्वंस का रास्ता अपनाया जाता था। नासीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया? कुछ लोगों के ऊपर तो इतना असर हुआ कि वो ये सोचते थे कि जर्मन को विकास की तरफ कौन ले जाएगा, ये नासीवाद ले जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था, जबकि वहाँ पर लोग हिटलर या नासी विचारधारा का विरोध करने से डरते थे। कुछ लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था और वो नासी शब्दों का इस्तेमाल करने लगे थे और वो सोचते थे कि नासीवादी देश को तरक्की की तरफ ले जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था, चाहे लोग अंदर से डरते थे उसका विरोध करने के लिए। कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे इस बारे में उनसे दीजिए। तो अगर आप जर्मनी के स्कूल के विद्यार्थी हैं, स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं, आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते, तो ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे इस बारे में उनसे। तो या आप लोग अपने आप लिख लेना। तो ये तो अपने आप कहानी बनानी है। हिटलर नफरत करता था यहूदियों से। अगर यहूदी लोग अच्छे होते हैं तो उनसे बाकी दुनिया तो नफरत नहीं करती थी। इसलिए आप कोई भी कहानी बना देना जिसमें आप यहूदियों को अच्छा बोलें। तो ये बस इतनी ही है आज की वर्कशीट, और इस वर्कशीट को आप समझ लेना, ये भी ज़रूरी पार्ट है। इसको वर्कशीट को अगर बार बार देखोगे तो यहूदियों की जो सोच थी या हिटलर की जो सोच थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी।